नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चैन मंत्रा में। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी जा रही होगी। और जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए सीरीज चला रहे हैं PYQs की, यानी कि जो आपके गत वर्षों में पूछे गए एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हम उनको लेके आ रहे हैं। और यहाँ पे ना कि ओनली आपको सिर्फ क्वेश्चंस कराए जाएंगे, आपको जो क्वेश्चंस है ना उनका पूरा पोस्टमार्टम कराया जाएगा। यानी कि एक क्वेश्चन उसके 4 ऑप्शन, तो आपको ये नहीं है कि सिर्फ एक क्वेश्चन करा दिया और हो गया काम। हम आपके चारों क्वेश्चंस को, जो चारों ऑप्शन है उनको एलिमिनेट करना सिखाएंगे, पूरा डिटेल में बताएंगे और आपको एड ऑन इन्फॉर्मेशन और मिलेगी। और जैसा कि आपको पता है कि हम कंटिन्यू इस पे काम कर रहे हैं, अगर आपको इसमें कोई कमी लगती है या फिर कुछ आपको और एड ऑन कराना है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हो कि ये जो आपको पूरा प्रैक्टिस कराई जा रही है, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो PDF को, या फिर आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो चैन मंत्रा के नाम से, आपको प्ले स्टोर पर आसानी से उपलब्ध करा दी जाएगी। हमारी प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हो, जो इस वीडियो के ऊपर आ रहा होगा, वहां से देख सकते हो। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करिए। यार जितना हो सके ना शेयर कीजिए, क्योंकि लोग शेयर करोगे तभी लोग जुड़ेंगे और आपको और बेटर से बेटर कंटेंट मिलेगा आपकी तैयारी को अच्छा पूरा करने के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं हमारी वीडियो में आगे। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन है ना, आपके आपके सारे के सारे PYQs हैं, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और आपके पैट में भी, अभी जैसा पैट चल रहा है तो पैट में आपको पता है कि भाई साहब क्वेश्चंस का लेवल बहुत हाई कर दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ वन लाइनर रट लिए या वन लाइनर देख लिए आपका एग्जाम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपको क्वेश्चन के डेप्थ में जाना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, तभी आपको क्वेश्चन निकल पाएंगे। तो देखिए आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी झील फतेह सागर और पिछोला झील को जोड़ती है? बताइए भाई साहब, स्वरूप सागर, उदय सागर, दंद समांद या गोवर्धन सागर। अब ये सारी जो झील है ना, लेक है, इसमें इन सबका कहीं ना कहीं कॉमन कनेक्शन है। आप पहले इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो आई होप कि आपने अटेम्प्ट कर दिया होगा, और आपने अगर अटेम्प्ट कर लिया तो बढ़ते हैं हमारे इसके आंसर की तरफ। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका स्वरूप सागर। क्या होगा आपका? स्वरूप सागर होगा। अच्छे से याद रखिएगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्या। देखिए जो आपकी स्वरूप सागर है ना, पहले पेन का साइज थोड़ा बड़ा करेंगे। जो आपकी स्वरूप सागर लेक है भाई साहब, ये उदयपुर के अंदर पड़ती है। क्वेश्चंस में आपसे बहुत बार पूछा गया है, कहाँ पड़ती है? उदयपुर के अंदर पड़ती है। उदयपुर के अंदर पड़ती है। उदयपुर कहाँ आता है आपका भाई साहब? उदयपुर राजस्थान में आता है। अच्छे से याद रखिएगा। अगर बात करें उदय सागर, तो सेम उदयपुर के अंदर पड़ेगी, राजस्थान। नंद समांद भी यहीं पड़ेगी, और आपका गोवर्धन सागर भी उदयपुर के अंदर पड़ेगी, भूलना मत। अगर मैं बात करूं नंद समांद की, तो भाई साहब यहाँ पे एक स्टैचू है, आपसे पूछा जा सकता है, भूलना मत इस चीज को, मैं बता रहा हूं आपको। स्टैचू ऑफ बिलीफ, याद रखिएगा। स्टैचू ऑफ बिलीफ कहां पड़ता है भाई साहब? नंद समांद पे पड़ता है। और किसको डेडिकेटेड है? तो भाई साहब लॉर्ड शिवा, यानी कि जो भोले जी हैं हमारे, भोले जी जो हैं उनको डेडिकेटेड है, ये भूलना मत बिल्कुल भी। एक टूरिस्ट साइट है ये, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। और ये ना लॉर्ड शिवा का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू, अगर आपसे कभी क्वेश्चन में आ जाए कि जो लॉर्ड शिवा है, जो भोले जी हैं, उनका सबसे ऊंचा स्टैचू कहां पर है, तो आप बता दोगे राजस्थान के अंदर है भाई साहब, नंद समांद करके जो लेक है वहां पे पड़ता है। अच्छे से याद रखना, बिल्कुल मत भूलना। अब जैसा कि आपको पता है, अगर उदयपुर की बात करें तो उदयपुर को बोला जाता है लेक सिटी ऑफ इंडिया। याद रखिएगा इस चीज को, बिल्कुल मत भूलना। क्या बोला जाता है भाई साहब? लेक सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, लेक सिटी बोला जाता है उदयपुर को, बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इसको यहाँ पे क्या भाई साहब, बहुत सारी लेक हैं। और जयपुर को क्या बोला जाता है? जयपुर को बोला जाता था पिंक सिटी ऑफ इंडिया, पिंक सिटी बोला जाता है। और जयपुर को समटाइम बोला जाता है वेनिस ऑफ ईस्ट, इसको भी याद रखिएगा, वेनिस ऑफ ईस्ट, ये बिल्कुल मत भूलना, वेनिस ऑफ ईस्ट ये भी बोला जाता है। इसका मतलब क्या है? देखिए वेनिस क्या है? वेनिस इटली की कैपिटल है। आप फिल्मों में अक्सर देखा होगा, यूट्यूब पे डाल के देख लेना, वहां पे ना शहरों के घरों के बीच में होकर नदियां, लेक्स निकली हुई है, नदी नहीं लेक्स निकली हुई है, जहां लोग वोट में घूमते हैं। तो वहां पे क्या, बहुत टूरिस्ट एक अट्रैक्शन साइट है वो। तो ऐसे ही जो वो तो हो गई भाई साहब बेस्ट का, तो इसको वेनिस ऑफ ईस्ट बोला जाता है उदयपुर को, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। और उदयपुर के अंदर और कई सारी लेक हैं, आपकी पिछोला हो गई, आपकी फतेह सागर हो गई, स्वरूप सागर हो गई, रंग सागर हो गई, और आपकी एक पड़ती है तलाई, दूध तलाई लेक हो गई। ये सारी कहां पड़ती हैं? उदयपुर के अंदर। अच्छे से याद रख लेना इनको, ठीक है, सारी की सारी चीजें कंठस्थ कर लेना। देखिए आपकी पूरी इंफॉर्मेशन के लिए हमने यहाँ पे दिया है डेटा, आप यहाँ से भी याद कर सकते हो। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया,
उदय सागर लेक, जैसे मैंने कहा, जो प्रोमिनेंट लेक हैं, 5 प्रोमिनेंट लेक मानी जाती हैं कि 5 लेक जो है प्रोमिनेंट है, उनमें से एक है उदय सागर आपकी, जो राणा उदय सिंह ने बनवाई थी 1565 के अंदर। नंद समान मैंने जैसे बताया, स्टैचू ऑफ बिलीफ जो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, टॉलेस्ट स्टैचू है, और जो कितना है आपका भाई साहब 369 फीट यानी कि 369 फीट ऊंचा है, अच्छे से याद रखना, ठीक है। नाथ द्वारा राजस्थान के अंदर आता है। गोवर्धन सागर उदयपुर के अंदर, जैसा मैंने आपको बताया। और जैसा मैंने कहा आपसे 5 लेक जो हैं इंडिया उदयपुर के अंदर, जो 5 लेक है वो हैं कौन कौन सी आपकी, स्वरूप फतेह सागर लेक, पिचोला, स्वरूप सागर, और आपकी दूध तलाई लेक, और एक आपकी कौन सी, रंग सागर लेक। अच्छे से याद रखने का, इन 5 लेक के नाम तो एटलीस्ट याद रख लेना, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है बिल्कुल भी कि वो 5 लेक उदयपुर की फेमस लेक कौन सी है, अच्छे से याद रखना, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपसे, निम्नलिखित में से किसने समाचार पत्र संवाद कुमुदी की स्थापना की थी। जो संवाद कुमुदी एक न्यूज़पेपर था, समाचार पत्र था, और ये और मैं आपको बता देता हूँ ये बंगाली लैंग्वेज में था, बंगाली लैंग्वेज में था, तो इसकी स्थापना किसने की थी। तो इसका भाई साहब आपका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका होगा राजा राम मोहन राय जी ने इसकी स्थापना की थी। बिल्कुल मत भूलना इस चीज को, राजा राम मोहन जी ने की थी। और ये कैसा भाई साहब यहाँ पे लिख देता हूं मैं, कैसा था ये, बंगाली लैंग्वेज, बंगाली लैंग्वेज में आता था, अच्छे से याद रखिएगा इसको, बंगाली लैंग्वेज के अंदर आता था ये, ठीक है, अच्छे से याद रखना। अब राजा राम मोहन जी की बात करें तो कैसे भाई साहब, राजा राम मोहन जी के बारे में आप बहुत बातें कर सकते हो। कौन थे भाई साहब राजा राम मोहन? एक हमारे रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्मर थे, यानी कि जो धर्म के प्रति बात करते थे और समाज के प्रति बात करते थे, बहुत सारे सुधार लाए हैं, एक समाज सुधारक थे, आप ये कहोगे इनको। और इनकी अगर मैं बात करूं तो इन्होंने सबसे 1828 में एक बहुत बड़ी क्या करी थी भाई साहब, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी इन्होंने। क्या करा था आपका, ब्रह्म समाज, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ब्रह्म समाज क्या था भाई साहब, एक सोशल रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था, यानी कि एक समाज सुधार मूवमेंट था हिंदू धर्म के अंदर, अच्छे से याद रखिएगा। और इन्होंने किस पे काम किया, और इन्होंने किस पे काम करा, आपका सती प्रथा रोकी इन्होंने। इन्होंने क्या है, सती प्रथा जो होती थी उसको रोका, और चाइल्ड मैरिज को भी रोका इन्होंने, उसको भी अबॉलिश कराने में बहुत बड़ा हाथ था इनका। चाइल्ड मैरिज को भी अबॉलिश कराने में एक बहुत बड़ा हाथ था इनका, अच्छे से याद रखिएगा। और ये भाई साहब अगर आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि इनके नाम में जो राजा है ना, ये राजा नाम किसने दिया, तो भाई साहब ये अकबर सेकंड ने इनका नाम दिया था, अच्छे से याद रखिएगा, बिल्कुल मत भूलना। और एक और बात इनके बारे में याद रखिएगा कि 2004 में बीबीसी, आपने सुना होगा ना, बीबीसी ने ये छाप दिया, बीबीसी ने वो छाप दिया, अक्सर नेगेटिव न्यूज में सामने रहता है, इंडिया के बारे में मोस्टली नेगेटिव न्यूज छापता है। तो बीबीसी ने 2004 में इनको अब तक के टॉप 10वें नंबर पे रखा था, टॉप 10 बंगाली एवर, यानी कि जो बंगाल से जितने भी लिटरेचर के फॉर्म में या कोई भी निकला है तो टॉप 10 बंगालीज में रखा है, टॉप 10 की बंगाली की लिस्ट में रखा है इनको, अच्छे से याद रखिएगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये आपसे क्या है भाई साहब, रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस कौन थे, तो भाई साहब रास बिहारी बोस कौन थे, रास बिहारी बोस एक इंडियन रिवॉल्यूशनरी फाइटर थे इनका। इन्होंने क्या है, जो गदर म्यूटनी हुई थी उसमें पार्टिसिपेट किया था। क्या हुई थी, गदर म्यूटनी। म्यूटनी तो समझते हो ना, म्यूटनी होती है जब आर्मी यानी कि आप हथियारों से विद्रोह करो तब जाके। गदर म्यूटनी में पार्टिसिपेट करा था, और इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी जो थी, जो मोहन सिंह ने 1942 में बनाई थी, उसको लीड किया था। ये गदर म्यूटनी है। गदर म्यूटनी क्या थी भाई साहब, गदर म्यूटनी थी, इन्होंने क्या करा था, इंडिया के अंदर जो हथियार है उनको स्मगल किया था, यानी कि जो लोग हैं जिनको इन्हें लगता था उनको दिया था, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ाई लड़ने के लिए हमें आज़ादी मिल जाए। ये गदर म्यूटनी है, और एक गदर पार्टी है, गदर पार्टी अलग है, गदर म्यूटनी अलग है। गदर पार्टी जो है आपकी यूएसए में बनाई गई थी, जो इंडिया से लोग निकाल दिए गए थे, भगा दिए गए थे, मतलब उनके द्वारा, जो इंडिया के बाहर रहते थे, बनाई गई थी अंग्रेजी हुकूमत को इंडिया से उखाड़ फेंकने के लिए। याद रखना इस चीज को, बिल्कुल मत भूलना। बात करें शिशिर कुमार घोष, तो भाई साहब शिशिर कुमार घोष का एक न्यूज़पेपर आता था अमृत बाजार पत्रिका, जो बंगाली न्यूज़पेपर था, उसके लिए बहुत फेमस है। और इनका भाई साहब क्या था, इनका ना जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी थी उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम जो सबसे पहला बैच था उसमें से ये एक थे, उसमें से इन्होंने निकाला था। ईश्वरचंद विद्यासागर ये एक समाज सुधारक थे, एक बंगाली न्यूज़पेपर आर्टिस्ट थे, मतलब बंगाली न्यूज़पेपर चलाते थे अपना। और अगर बात करें इनकी, तो एक संस्कृत के टीचर थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर, ये भी याद रखिएगा, भूलना मत एक भी चीज को, सारी चीज कंठस्थ कर लेना। मैं आपको एक एक चीज डिटेल में बताता जा रहा हूं, क्योंकि सारी चीज अगर मैं लिखूंगा तो वो पॉसिबल नहीं है, आप बस समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूं। और देखिए आपको लिखने की तो जरूरत ही नहीं है ना, अगर मैं आपको बता रहा हूं तो देखिए आपके लिखने के लिए जरूरत ही नहीं, सारा मैं आपको समझा रहा हूं, और आपको जो भी कुछ है सब यहाँ मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में, या आपको दोनों भाषाओं में मिल जाएगा, ठीक है, हिंदी इंग्लिश जैसे आप चाहते हो। रास बिहारी बोस, जैसा मैंने बताया, गदर म्यूटनी जो हुई थी
इंडिपेंडेंस लीग के द्वारा चलाई गई थी, उसके पार्टिसिपेट थे। मोहन सिंह ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी 1942 में इन्होंने इसको लीड किया था। अक्सर लोग गलती कर देते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी ने यानी इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी, उन्होंने उसको लीड किया था, स्थापना मोहन सिंह ने करी थी, भूलना मत। किशोर कुमार घोष की जर्नलिस्ट थे। अमृत बाजार पत्रिका एक नोटेड बंगाली न्यूज़पेपर था जो 1868 में आया था भाई साहब, याद रखना। वन ऑफ द वही स्टूडेंट जिन्होंने क्या है कलकत्ता यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस निकाला था 1857 में। ईश्वरचंद विद्यासागर इन्होंने क्या करा था भाई साहब, हिंदू रीमैरिज के लिए बहुत काम किया था। यानी कि जो जैसे कि आपको दिख रहा है क्या, हिंदू विडो रीमैरिज, जो विडो हो जाती थी यानी कि जो विधवा हो जाती थी उनकी रीमैरिज हो, उसके लिए इन्होंने ही काम किया था बहुत ज्यादा। और क्या सोम प्रकाश इनका एक क्या भाई साहब 15 नवंबर ये आता था इनका क्या न्यूज़पेपर, ये 18 यहाँ नहीं आएगा, 15 नवंबर आएगा, ये इनका न्यूज़पेपर आता था। और क्या थे, संस्कृत के प्रोफेसर थे कॉलेज ऑफ कलकत्ता के अंदर, भूलना मत। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछ रहा है बंगाल मुगल नियंत्रण से अलग हो गया के तहत प्रांत के गवर्नर का डिप्टी कौन था? जो गवर्नर है, गवर्नर के अंदर डिप्टी होते थे, वो कौन था उस टाइम पे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शस्ता खान, कासिम खान, फारूक सियार या मुर्शद कुली खान? राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा भाई साहब, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा बताइए जरा, इसको अटेम्प्ट करिए, गलती मत कर देना बिल्कुल भी, ठीक है। इसके राइट आंसर के बारे में बात करें तो इसका राइट आंसर है मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान डिप्टी गवर्नर थे, डिप्टी के गवर्नर थे उसके गवर्नर के अंदर, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा, जब बंगाल ब्रोक हुआ था मुगल एम्पायर के अंदर से। अगर हम आगे और चीजों की बात करें कि सस्ता खान कौन था भाई साहब, तो देखिए सस्ता खान कौन था भाई साहब, ये सूबेदार था, अच्छे से याद रखिएगा, कौन था? सूबेदार था, सूबेदार था मुगल बंगाल का, अच्छे से याद रखना, बिल्कुल मत भूलना, मुगल बंगाल का, अच्छे से याद रखिएगा, मुगल बंगाल। और आपसे एक क्वेश्चन आता है सस्ता खान का पूरा नाम क्या था? तो देखिए सस्ता खान का पूरा नाम क्या था, मैं यहाँ पे पेन अभी चेंज करेंगे, सस्ता खान का पूरा नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका पूरा नाम था मिर्जा, ठीक है, मिर्जा अबू, ठीक है, ये पूरा नाम था इसका मिर्जा अबू, बिल्कुल भी मत भूलना इस चीज को, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे किंग्स हुए मुगल एम्पायर के अंदर, तो उनमें से क्या थे, जैसे फारूक सियार थे और ये सब लोग थे, तो उन्हीं के अंदर ये सारी चीजें चलती हैं आपका, ठीक है, बिल्कुल मत भूलना इस चीज को। अगर मैं आगे बात करूं तो मिर्जा अबू इसका पूरा नाम था। और अगर मैं बात करूं कासिम खान कौन था, तो भाई साहब देखिए कासिम खान की अगर मैं बात करूं तो कासिम खानेत इसको ये भी बोला जाता है। कासिम खानेत क्या था, जो रसिया प्रेजेंट डे रसिया है ना उसका वसाल था, उसका क्या था, वसाल था, जो मुगल एम्पायर के अंदर रहते थे, अच्छे से याद रखिएगा, कासिम खानेत या कासिम बशाम जो भी आ सकता है। एक ततार खानेत करके क्या होती थी, डायनेस्टी हुआ करती थी, उसके अंदर थे, ये याद रखिएगा। अगर मैं आगे बात करूं फारूक सियार, तो देखिए फारूक सियार कौन था भाई साहब, तो सबसे पहले तो याद रखिएगा ये एक एम्परर था, मुगल एम्परर, कौन से नंबर का, 10वें नंबर का था, जो 1713 से लेके 1719 तक इसने अपना क्या करा भाई साहब, शासन चलाया। और इसने अपना शासन कैसे चलाया, इसने अपने अंकल यानी कि अपने अंकल को मार के, जहंदर शाह जो थे उनको मार के शासन चलाया, अच्छे से याद रखना। अब बात करी जाए, भले ही इसने शासन चलाया लेकिन असली पावर इसके पास में थी नहीं थी, असली पावर किसके पास थी, सैयद ब्रदर के पास में, सैयद ब्रदर्स के पास में असली पावर थी, भूलना मत। अब आप कहोगे भाई सैयद ब्रदर कौन थे, तो भाई साहब याद रखिएगा, बिल्कुल भी मत भूल जाना, इनको बोला जाता है किंग मेकर, जो राजाओं को बनाते थे, किंग मेकर, अच्छे से याद रखिएगा इनको, किंग मेकर्स, अच्छे से याद रखना, किंग मेकर्स बोला जाता था। अब भाई साहब अब्दुल्ला अली खान और हसन अली खान दो भाई थे, इनका अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन आता है, जो बहुत बार पूछा गया है कि अगर किंग मेकर्स ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो सैयद ब्रदर्स को कहा जाता है, अब्दुल्ला अली खान और हसन अली खान, ये इनके नाम थे, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, भूलना मत बिल्कुल भी, ठीक है। अब बात करें किसकी, तो अब बात तो सारी हो चुकी है, जैसा मैंने बताया कौन से 10वें नंबर के मुगल एम्परर थे, बिल्कुल मत भूलना इस चीज को, अपने चाचा जहंदर शाह को मार के इन्होंने क्या करा था, राज्य हथियार था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भाई साहब सरयू नदी किस नदी की सहायक है, किस नदी की सहायक है सरयू नदी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा भाई साहब, इसका देखिए सरयू नदी के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा भाई साहब, बहुत न्यूज में रहती है सरयू नदी, इसका राइट आंसर होगा शारदा, शारदा की सहायक है, ट्रिब्यूटरी है। अब सरयू नदी के किनारे एक बहुत ही फेमस शहर बचा हुआ है भाई साहब, बहुत ज्यादा लंबी लड़ाई लड़ी गई है उसके लिए, जो कि है राम भूमि अयोध्या, याद रखना अच्छे से, अयोध्या किसके किनारे पे है, सरयू नदी के किनारे पर है, बिल्कुल मत भूलना। किसकी ट्रिब्यूटरी है भाई, किसकी सहायक नदी है, ये शारदा की है। अगर बात करें शारदा, तो शारदा को एक और नाम से उत्तराखंड से निकलती है, किस नाम से जाना जाता है भाई साहब, इसको काली के नाम से भी जाना जाता है,
अच्छे से याद रखिए, काली या फिर महाकाली, दोनों नामों से जाना जाता है इनको, महाकाली के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए इनिशियली जब ये निकलती है ना तो उसका नाम शारदा नहीं होता है। जब ये उत्तराखंड का जो एक रीजन है, जब टनकपुर के पास में जब तराई प्लेन्स में आती है ना ये, वहां पे इसको शारदा बोला जाता है। अच्छे से याद रखिएगा, बिल्कुल मत भूलना। बात करें पिंडर की, तो भाई साहब ये कहां से, पिंडारी ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं भागीरथी की, तो देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं भागीरथी। तो भागीरथी निकलती कहां से है, तो सबसे पहले याद रखिए गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है ये। कहां से भाई साहब, गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती हैं, गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती हैं। और देखिए एक भागीरथी है और एक रिवर है आपकी अलकनंदा, मैं यहां पे लिख देता हूं अलकनंदा, बिल्कुल मत भूलना अलकनंदा। और ये कहां से निकलती है भाई साहब, सातों पंथ ग्लेशियर, सातों पंथ, सातों पंथ। और आपका कौन सा, भागीरथी ग्लेशियर, दो ग्लेशियर है भागीरथी ग्लेशियर, इनसे निकलती हैं दोनों ये। और दोनों जाके कहाँ मिलती हैं, दोनों जाके देवप्रयाग में मिलती हैं। देवप्रयाग में मिलने के बाद में जिन्हें हम जानते हैं द होली रिवर ऑफ इंडिया, गंगा के नाम से, जब भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलती हैं देवप्रयाग पे आके, तब गंगा जी के नाम से उनको जाना जाता है, भूलना मत बिल्कुल भी। बात करें टॉन्स रिवर की, टॉन्स रिवर किसकी है भाई साहब, ट्रिब्यूटरी है यमुना की, यमुना रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, ये बिल्कुल मत भूलना। अच्छे से एकदम बिल्कुल याद कर लो, एकदम बिठा लो माइंड में, चाहे चार चार बार आपको वीडियो रिटर्न करके रिवाइज करके देखना पड़े, वो देख लेना। ठीक है, ये देखिए आपको सारा डेटा, सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने अभी आपको बताई है लिखित फॉर्म में यहाँ मिल जाएगी। पिंडर रिवर जैसा मैंने बताया पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है, जो जो कहाँ आपका बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट कुमाऊं रीजन उत्तराखंड के अंदर आता है। शारदा को काली रिवर या महाकाली रिवर बोला जाता है, टनकपुर में जब एंटर करती है तराई प्लेन्स में, तब जाके इसको शारदा बोला जाता है। और बात करें टॉन्स रिवर की, टॉन्स रिवर कहाँ भाई, यमुना की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। और कहाँ से, गढ़वाल रीजन से होती हुई निकलती है, हिमाचल प्रदेश के पास से, हिमाचल प्रदेश के बीच में होकर नहीं निकलती है, ये भी याद रखना। ठीक है, अगला का हमारा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ऑपरेशन मेघदूत किस वर्ष में किया गया था। भाई साहब इसका राइट आंसर बताइए, ऑपरेशन मेघदूत कब किया गया था, 1965, 71, 84 या फिर 99? 99, 99 होगा क्या, अगर 99 लगाओगे तो बहुत बड़ी गलती, क्योंकि 99 तो ऑलमोस्ट आपको पता होगा, 99 में तो एक बहुत बड़ी वॉर हुई थी। इसका राइट आंसर है 1984। कब हुआ था भाई साहब ऑपरेशन मेघदूत, 1984 में हुआ था। अब इसकी ये किसके लिए हुआ था, तो भाई साहब सियाचिन ग्लेशियर के लिए हुआ था, ये याद रखिएगा। किसके लिए हुआ था, सियाचिन ग्लेशियर, भूलना मत, सियाचिन ग्लेशियर। देखिए क्या हुआ था, सियाचिन ग्लेशियर पहले तो ये समझिए लद्दाख के अंदर आता है। पाकिस्तान ने कुछ अपनी जो ओछी हरकतें होती हैं वो फिर से करी थी, वो सियाचिन ग्लेशियर को कब्जाना चाहते थे। सियाचिन ग्लेशियर क्या है, सबसे पहले याद रखिए वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड है, यानी कि बैटलफील्ड मतलब दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्तर का एक स्थान है, जहाँ पे युद्ध हो चुका है, वो है। उसको पाकिस्तान ने कब्जाने की कोशिश करी थी, जिससे वो क्या है, पूरे पाकिस्तान जो जम्मू कश्मीर का रीजन है वो सबसे ऊंची हाइट पे बैठ जाएगा और वहां से कंट्रोल करता रहेगा। जब इंडिया को इसकी हरकतों का पता चला तो ऑपरेशन मेघदूत चलाया और इंडिया ने अपने अंडर में ले लिया। अभी लद्दाख के अंदर आता है सियाचिन ग्लेशियर। समझिए अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए ना, या आ जाए कि इंडियन आर्मी वो आर्मी है जो दुनिया के सबसे हाईएस्ट बैटल फील्ड को गार्ड करती है, पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में कोई भी किसी भी देश, यूएसए हो, जापान हो, रसिया, चाइना, किसी भी देश की आर्मी, किसी भी कंट्री की आर्मी इतनी ऊंचाई पर बैठ के किसी एक बॉर्डर को गार्ड नहीं करती है जितना इंडियन आर्मी करती है। दैट्स वाई ऑलवेज सल्यूट आवर सोल्जर्स, याद रखना इस चीज को। जब ये वहां पे होते हैं ना तो आप ये समझिए कि 70 -70 डिग्री सेल्सियस तक जाता है टेम्परेचर, -70। 3-3 महीने का इनके रोटेशन चलते हैं, मतलब कोई अगर सियाचिन के सबसे टॉप पे जाता है ना तो 3 महीने रहेंगे, 3 महीने बाद लौट के फिर दोबारा रोटेट होंगे। इवन जब वो लौटते हैं ना 3 महीने बाद, तो आप समझिए वहां पे क्या बताऊं आपको, मतलब ये समझिए आप वो लौटते हैं ना तो उनका वजन 10-10, 15-15 किलो वजन कम हो जाता है, और खाना भी नहीं पहुंचा सकते हो आप डेली। कि आप सोचो कि ये यहाँ पे पोस्ट पे सियाचिन ग्लेशियर में जो हमारे सोल्जर्स हैं उनको खाना ना, सारा खाना जो भी उनका जो रसद होता है, जो सामग्री होती है, जो पहुंचाना होता है, सब एयर ड्रॉप किया जाता है, मतलब हेलीकॉप्टर से नीचे पैरासूट से गिराया जाता है। कुछ घंटे के अंदर उठा लिया तो ठीक है, नहीं तो सब बर्फ में मिल जाएगा। याद रखिएगा सियाचिन ग्लेशियर इतनी बड़ी चीज है। आपने अक्सर यूट्यूब पे वीडियो भी देखी होंगी कि लोग अंडे फोड़ रहे हैं, हथौड़े मार मार के टमाटर फोड़ रहे हैं, फूट नहीं रहे। दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ सियाचिन ग्लेशियर, अच्छे से समझना इस चीज को। अगर बात करूं 1965, तो भाई साहब 1965 को तो आपको पता है इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी, बहुत ज्यादा, हमेशा खाई है। 1971 में क्या हुआ था भाई साहब, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुई थी, इसको मत भूलना। क्या हुई थी, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर।
अच्छे से याद रखिएगा, जिसमें बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ। उससे पहले वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान हुआ करते थे। इसमें पाकिस्तान हार गया, तब जाके नया बांग्लादेश जो है कंट्री बन के सामने आया, जिसमें बहुत सारे ऑपरेशन कराए गए थे। और इसमें जो इस पूरे ऑपरेशन, पूरे वॉर को लीड किया था, वो थे हमारे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ साहब, जिनके नाम पर एक मूवी आ रही है, जरूर देखने जाना उसको, बहुत सही मूवी है। क्योंकि मूवी इसलिए सही है क्योंकि वो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के नाम पे बनी हुई है। 1999 आप सबको पता है कारगिल वॉर हुआ था। कारगिल वॉर हुआ था और पाकिस्तान ने इतनी मुंह की खाई थी कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में अगर सबसे बड़ा सरेंडर कभी हुआ है तो कारगिल वॉर में हुआ था। 93,000 सैनिकों ने सरेंडर करा था। ये बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़े हम, तो देखिए अगला हमारा क्वेश्चन कौन सा है भाई साहब। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। इसका राइट आंसर बताइए जरा, कौन था। तो पहला, दूसरा कभी आपसे पूछा जा सकता है। मेनली तो पहला और लास्ट पूछा जा सकता है, बीच में तो फिर क्वेश्चन कैसे ही बन सकता है आपसे। तो देखिए इसका लास्ट आंसर, आप इसका जो राइट आंसर है, लास्ट आंसर नहीं, राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा आपका जो है बृहद्रथ। बृहद्रथ ये कौन थे, लास्ट शासक थे मौर्य एम्पायर के। अगर हम इसमें आगे बात करें तो पहले शासक कौन थे मौर्य एम्पायर के, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूं पहले शासक कौन थे। तो आपने सबने पढ़ा होगा भाई साहब, पहले थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे भाई साहब, चंद्रगुप्त। अच्छे से याद रखिएगा इनको। पहले थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके गुरु कौन थे, जिनके गुरु थे कौटिल्य। अच्छे से याद रखिए, चाणक्य जिनको बोला था, चाणक्य। चाणक्य का असली नाम क्या था, जरा आप बता सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, उनका असली नाम क्या था। चाणक्य तो उनको बोलते थे, कौटिल्य यानी चाणक्य। अच्छे से, कौटिल्य वॉज डिफरेंट पर्सन। अच्छे से याद रखिएगा, चाणक्य थे। चाणक्य ने क्या, चंद्रगुप्त जो अपना मौर्य साम्राज्य है उसकी स्थापना की थी। और फिर उनके बेटे कौन थे, उनके बेटे थे बिंदुसार। बिंदुसार कौन थे भाई साहब, सेकंड। अच्छे से याद रखिएगा, ये कौन थे, सेकंड जो रूलर थे, एम्परर थे मौर्यन एम्पायर के। अशोका कौन थे, अशोका भाई साहब थर्ड थे। तो इससे आप टेक्निकली क्या समझ सकते हो, तो जो अशोका है बिंदुसार के बेटे थे। और सबसे फेमस कौन है, अशोका द ग्रेट। अशोका इनका नाम, अशोका नाम था, इनको अशोका द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। जैसे क्या काम किए इन्होंने, तो भाई साहब सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जब अपने पीक पे था ना मौर्यन एम्पायर, तो भाई साहब अफगानिस्तान, जो प्रेजेंट डे अफगानिस्तान है ना, अफगानिस्तान से लेके बंगाल, बांग्लादेश तक, अफगानिस्तान टू बांग्लादेश, बांग्लादेश तक हमारा राज्य, ये पूरा मौर्य एम्पायर फैला हुआ करता था। ये अच्छे से याद रखिएगा। और इनकी कैपिटल क्या थी, कैपिटल पूछी जा सकती है, पाटलिपुत्र थी। याद रखिएगा, मगध के नाम से भी जाना जाता है इस एम्पायर को। और अगर मैं बात करूं इनकी, तो किस, जो अशोका थे किस धर्म को फॉलो करते थे, किस धर्म को प्रीच किया इन्होंने, आगे बढ़ाया, तो बुद्धिज्म था। और अशोका ही वो एक मतलब लीडर थे जिन्होंने एंसेंट इंडिया का जो एशिया था, जो एशिया के अंदर पूरे बुद्धिज्म को इन्होंने फहराया और अच्छे से इसको क्या प्रोपेगेट किया, यानी लोगों को आगे बढ़ाया। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। अब देखिए इसमें एक और चीज आपसे पूछी जा सकती है, क्या चंद्रगुप्त मौर्य ने कभी अलेक्जेंडर के साथ लड़ाई करी थी। क्वेश्चन में कंफ्यूजन मत कर देना, कभी भी हो जाती है। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने कभी भी अलेक्जेंडर को नहीं हराया था। अलेक्जेंडर को जो हराया था वो कौन था, बैटल ऑफ हाइडस पास हुई थी अलेक्जेंडर द ग्रेट और पोरस के बीच में। इन्होंने किसको हराया था, तो इन्होंने भाई साहब हराया था जब अलेक्जेंडर, आपको पता है जब अलेक्जेंडर का जब विजय रथ रुक गया था ना, तो वो मर गया था। मरने के बाद में उसका एक आर्मी कमांडर था जिसका नाम क्या था, सेल्यूकस। सेल्यूकस, अच्छे से याद रखिएगा, सेल्यूकस वन निकोटर, ये उसका नाम था, निकोटर। तो इसको हराया था किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये अच्छे से याद रखिएगा। जब अलेक्जेंडर मर गया था उसके बाद में उसका जो राज था इतना बड़ा, भाई पूरी दुनिया कब्जा ली थी ऑलमोस्ट उसने, तो उसका राज किसने संभाला, सेल्यूकस वन निकोटर ने संभाला, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। अच्छे से याद रखना इस चीज को भी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द, यानी कि जो हमारा पार्ट 4 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का, वो किसके साथ में डील करता है, किसके संबंध में है। तो इसका राइट आंसर है आपका डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा इस चीज को। अगर मैं आपसे फर्दर इसमें बात करूं तो देखिए डीपीएसपी है क्या, तो देखिए सबसे पहले तो ये समझिए डीपीएसपी के अंदर कुछ गाइडलाइंस हैं सरकार के लिए, तो जो पब्लिक है यानी कि जनता है उसका वेलफेयर कैसे करे, रूल्स रेगुलेशन कैसे बनाए, ये डीपीएसपी के अंदर है। अच्छे से याद रखना, डीपीएसपी को बिल्कुल मत भूल जाना। डीपीएसपी आती कहाँ है, पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आती है, ये भी याद रखिएगा। पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हमने बोरो कहां से किया है, आपसे क्वेश्चन आ सकता है, तो हमने इसको बोरो किया है आयरलैंड से, ये भी याद रखिएगा। कहां से किया है भाई साहब, आयरलैंड से बोरो किया है इसको। अगर मैं आपसे फर्दर और बात करूं तो देखिए इसमें क्या है आपका फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट आपके आते हैं पार्ट 3 के अंदर, ये आएंगे आपके पार्ट 3 के अंदर।
पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स यानी कि जिसको हम बोलते हैं क्या, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, ये इनको डील करता है 12 से लेके 35 तक। पार्लियामेंट आपका आता है पार्ट 5 के अंदर, पार्ट 5 के अंदर आएगा ये। बात करें सिटीजनशिप, तो सिटीजनशिप किसके अंदर आएगी, ये पार्ट 3 के अंदर आएगी सिटीजनशिप, अच्छे से याद रखिएगा। नहीं, सिटीजनशिप आपकी, एक मिनट अभी करते हैं, सिटीजनशिप आएगी आपकी पार्ट 2 के अंदर, ये आएगी पार्ट 2 के अंदर, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक, याद रखना। पार्ट 1 में क्या आता है, पार्ट 1 में आता है भाई साहब, यहाँ पे लिख देता हूं मैं आपके लिए, पार्ट 1, पार्ट 1 में आएगा इंडिया और उसकी टेरिटरी, अच्छे से याद रखिएगा, उसकी टेरिटरीज आती हैं, ठीक है, और इंडिया डेट इज भारत, याद रखना, ये इसी के अंदर मेंशन है पार्ट 1 के अंदर। पार्ट 1 में इंडिया एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल अगर बात करें जहां आपसे पूछा है 1 से लेके 4 तक आते हैं। पार्ट 2 में आता है आपका सिटीजनशिप, जो आर्टिकल 5 से लेके 11 तक है, ये भी मत भूलना। ये हमने कहां से बोरो किया सिटीजनशिप हमने, तो ये हमने ब्रिटेन से बोरो किए हैं। कहां से किए, ब्रिटेन, ब्रिटेन से लिए इनको। पार्ट 2 के अंदर क्या आता है आपका, पार्ट 2 के अंदर आप, पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3 के अंदर आएंगे फंडामेंटल राइट, जो 12 से लेके 35 तक है। कहां से लेके आए भैया, हमें यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बात करें सिटीजनशिप, सिटीजनशिप हमने ब्रिटेन से ली। पार्लियामेंट हमारी 5 इसके अंदर आती है, ये भी हमने ब्रिटेन से ली, इसको मत भूलना बिल्कुल भी, ये भी हमने कहां से ली, ये भी ब्रिटेन से ली, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो और आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिली होगी। अगर आपको मिली तो अपना वैल्यूएबल फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा, और वीडियो को यार शेयर करिए, जरा सब्सक्राइब बटन दबाइए, जिससे हमको भी लगे कि हाँ लोग जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ। पीडीएफ के लिए जैसा मैंने आपको बताया टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, या हमारी ऐप से, ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।